दोस्तों मैंने बिहार स्पेशल संबंधित सारे सीरीज को बनाना शुरू कर दिए, तो आपके लिए यह पहला वीडियो होगा। तो आइए हम लोग जानते हैं कि बिहार जो राज्य है, ठीक है, तो यहाँ पे बिहार इसका नाम क्यों पड़ा। तो बात है 11वीं 12वीं शताब्दी में, 12वीं सदी में बहुत अधिक मात्रा में बौद्ध भिक्षुक यहाँ पर बिहार में घूमने के लिए आते थे। तो उनके घूमने की जो क्रम था उन्हें विहार कहा गया, उन्हें विहार कहा गया। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी जानकारी होना चाहिए कि जो नेपाल है वहाँ पे लुम्बिनी जो जंगल है वहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। गौतम बुद्ध एक ऐसे शाक्य मुनि थे जिन्होंने बौद्ध धर्म का स्थापना किया और पूरे विश्व में उनका प्रसार किया, जो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, प्रसिद्ध हुआ। तो बहुत अधिक मात्रा में, है ना, और उनकी जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, उनकी जो पृष्ठभूमि हुई वह बिहार राज्य में ही हुआ। तो बहुत अधिक मात्रा में भारत के अलावा अन्य विदेशों से भी यहाँ पर बिहार में बौद्ध भिक्षुक आए। जो 11वीं और 12वीं सदी की बात है, तो वे विहार करने आते थे। तो विहार कहने का तात्पर्य है यानी घूमना, यानी सैर सपाटा करना। तो विहार कहते कहते धीरे धीरे उनके मुंह से बिहार निकला, तब से हम लोग क्या कहते हैं कि बिहार राज्य में हम लोग रहते हैं। क्लियर? तो इसका नाम तो पड़ गया। देखिए अब हम लोग बात करते हैं इसकी स्थिति के बारे में। देखिए तो जब हम लोग स्थिति के बारे में दोस्तों जानेंगे तो यह आपको क्या हो गया, भारत हो गया। क्लियर? और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको क्या है, तो बिहार अवस्थित है। यानी देखिए यह जो हिस्सा वाला है ये आपको दक्षिणी इलाका है, इधर वाला जो होगा जो पूर्वी इलाका हो जाएगा। देखिए ये आपको क्या हुआ, दक्षिणी नीचे वाला हिस्सा, ऊपर वाला उत्तर, ठीक है, और इधर वाला क्या हो जाएगा, पूरब, और इधर वाला पश्चिम। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि जो बिहार राज्य है वह भारत के किस ओर स्थित है, तो पूरब की तरफ स्थित है। क्लियर? हमने जान लिया कि जो बिहार राज्य है वह पूरब की तरफ भारत के अवस्थित है। क्लियर? अब देखिए अगर हम लोग इसके वर्ल्ड मैप में देखते हैं स्थिति, ठीक है, तो वर्ल्ड मैप में अगर देखते हैं स्थिति कि बिहार जो है कहाँ है, देखिए तो इस रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा। जो उत्तर से दक्षिण की तरफ जो रेखाएं होती है ना, वह उसे हम लोग क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। देखिए तो यह आपको क्या हो गया, देशांतर रेखा होंगे, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर जो होगा वह क्या होगा, 0 डिग्री बन के आएगा। देखिए फिर से इसको अच्छा से बनाया जाए। देखिए ये आपके जो सारे रेखा है वह देशांतर रेखा है, मान लीजिए। तो यहाँ पे जो हुआ वह 0 डिग्री हुआ, ठीक है, और यहाँ पे जो होगा वह क्या होगा, अक्षांश रेखा होंगे। देखिए तो यहाँ पर इसको मान लेते हैं कि 0। देखिए तो इधर वाला जो होगा इसे पूर्वी देशांतर बोलते हैं, यानी यहाँ से जो स्टार्टिंग जो पॉइंट होगा वह पूर्वी देशांतर कहलाया, ठीक है। देखिए और इधर वाला जो हिस्सा होगा वह क्या कहलाएगा, तो पश्चिमी देशांतर कहलाएगा। क्लियर? अब देखिए जो नीचे वाला जो हिस्सा होगा वह क्या हुआ, दक्षिण हुआ, तो दक्षिण अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। और ऊपर वाला जो होगा वह क्या होगा, तो उत्तरी अक्षांश। क्लियर? अब देखिए तो यहाँ पर आपको भारत अवस्थित है, यहाँ पर क्या है, भारत अवस्थित है। देखिए तो यहाँ से मान लेते हैं कि यह आपको क्या हुआ, तो यहाँ पे देशांतर रेखा है, ठीक है। तो यह कौन मैंने किस तरफ अवस्थित है, तो पूरब की तरफ अवस्थित है कि नहीं है। भारत कहाँ पे अवस्थित है, तो पूरब की तरफ अवस्थित है। तो आपसे जब यह भारत पूरब की तरफ है तो वर्ल्ड में भी जो बिहार होगा वह कहाँ पे होगा, पूरब की तरफ एकदम क्लियर होगा। क्लियर आया समझ में? देखिए पूरब की तरफ होगा, देखिए और पूरब की तरफ होगा और उत्तर की तरफ होगा, ठीक है। तो आपसे कोई पूछता है कि जो भारत है वह किस ओर अवस्थित है, तो उत्तर की तरफ और पूरब की तरफ, यानी उत्तर पूर्व की तरफ। क्लियर? देखिए ऊपर वाला जो हिस्सा है उत्तरी, ठीक है, उत्तरी अक्षांश है तो उत्तर की तरफ हुआ, और इधर वाला जो हिस्सा है वो क्या, पूर्वी देशांतर, यानी पूर्वी देशांतर में अवस्थित है। ठीक उसी प्रकार जो बिहार होगा सिर्फ अक्षांश में न अवस्थित है, ठीक है, और देशांतर में। देखिए यानी पूर्वी, देखिए तो पूर्वी एवं उत्तरी अक्षांश दोनों में अवस्थित है, तो बिहार भी तो वही होगा। क्लियर? अब यहाँ पर समझ गए। अब देखिए अब आता है इसकी मुख्य रूप से भौगोलिक स्थिति के बारे में। देखिए तो भौगोलिक स्थिति क्या हुआ, देखिए कि यह आपको क्या हुआ कि यहाँ से जो यहाँ तक हुआ, ठीक है, यह क्या हुआ, तो पूर्व की तरफ हुआ, ठीक है, पूर्वी मतलब यह आपको देशांतर रेखा हुआ। देखिए तो यह 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकंड से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकंड तक फैली हुई है, पूर्वी देशांतर तक
फैली हुई है, ठीक है। देखिए, और यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं, देखिए ऊपर से और नीचे की तरफ देखिए, तो देखिए 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड तक फैली हुई है। क्लियर। देखिए, यानी इसकी जो भौगोलिक स्थिति है यही आपको याद रखना। देखिए, नहीं याद हो रहा है तो यह 24 और यह 27, यह 83 और यह आपको 88। इसके बीच में कितने का गैप है, तो 3 का, और इसके बीच में कितने का गैप है, तो 5 का। क्लियर। ऐसे आप लोग आसानी से याद रख सकते हैं। क्लियर। अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं बिहार के पड़ोसी देशों के बारे में। देखिए, तो यह आपको क्या हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा, ठीक है। यह आपको नेपाल हो गया। इधर वाला जो हिस्सा होगा, इधर वाले जो बिहार के इधर वाला जो हिस्सा होगा, यहाँ पर क्या होगा, पश्चिम बंगाल होगा। आश्चर्य होने की कोई बात नहीं है, इधर पश्चिम बंगाल है। क्लियर। जो नीचे वाला जो हिस्सा होगा दोस्तों, वह क्या हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, ठीक है, झारखंड हो जाएगा। देखिए, और इधर वाला जो हिस्सा हो जाएगा आपको उत्तर प्रदेश हो जाएगा। देखिए, तो यह आपको क्या हुआ, बिहार की चौहद्दी निकल गया। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि कौन ऐसा राज्य है जो उसका एक जो सीमा रेखा है, ठीक है, वह एक देश से विदेशों से जुड़ी हुई होती है। तो वह कौन सा, बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जो नेपाल के बॉर्डर से क्रॉस करती हुई, ठीक है, उसकी जो चौहद्दी होती है पूरब में पश्चिम बंगाल से जुड़ती है, यानी 3 राज्यों से होकर के मिलती है, और एक देश से आकर के उसकी सीमा रेखा टकराती है। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए कि बात आता है कि बिहार का वास्तविक स्वरूप के बारे में, बिहार की वास्तविक स्वरूप के बारे में। देखिए, तो सबसे पहले जान जाइए, ठीक है, कि बिहार का जो वास्तविक स्वरूप है, ठीक है, वह दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार में एक बात रखा गया मुगल वंश के सामने, है ना, ताकि यह जो है बिहार जो है इसको अलग कर दिया जाए। तो वहाँ पे उसकी मान्यता मिल गई कि इसको अलग कर दिया जाए, ठीक है। तो 1 अप्रैल 1912 को बिहार क्या हुआ, तो बंगाल से अलग हो गया। तो एक दोस्तों सवाल आता है कि जो बिहार राज्य है वो बंगाल से कब अलग हुआ, तो 1 अप्रैल 1912 में, 1 अप्रैल 1912 में, ठीक है। यह दिल्ली जो था वहाँ पे मुगल काल में दिसंबर 1911 में अनाउंस कर दिया गया कि इसको एक अलग राज्य की दर्जा दे दिया जाए। तो इसको अलग कर दिया गया कब, 1 अप्रैल 1912 में, ठीक है। अब देखिए एक बात आता है, देखिए कि 1936 में उड़ीसा भी बिहार से अलग हो गया, ठीक है। 1936 में उड़ीसा भी क्या हुआ, बिहार से अलग हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या हुआ कि जो 15 नवंबर 2000 ईस्वी में क्या हुआ कि झारखंड जो हमारा खनिज संपदा वाला जो इलाका था, इधर वाला जो दक्षिणी जो हम लोग का इलाका था, वह बिहार से मैंने कट आउट हो गया इसको। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि बिहार की वास्तविक रूपरेखा प्रदान कब हुआ, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी के बाद, यानी झारखंड के अलग होने के बाद। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं इसकी क्षेत्रफल की। देखिए, तो भारत में यह क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वां नंबर पर आता है, ठीक है। यह 13वां नंबर पर स्थान अपना रखता है। क्लियर। अब देखिए, अगर हम लोग बात कर ले इसके आकार की, तो यह मुख्य रूप से देखिए इधर से जो है ना, इधर से वह 3, 4, 5 याद रखिएगा, यानी 345 किलोमीटर है, ठीक है। यानी इधर से जब इधर निकालिएगा, यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ दूरी जो है बिहार की, वह कितनी है, लंबाई कितनी है दोस्तों, तो वह कितनी होगी, 345 किलोमीटर है। क्लियर। और यहाँ से देखिएगा, यानी देखिए पश्चिम से पूरब की तरफ इसकी लंबाई कितनी है, तो 483 किलोमीटर, 483 किलोमीटर। तो एक सवाल आता है, बिहार की आकार कैसा है, तो देखिए बिहार की आकार कैसा है, तो आयताकार नहीं है, इसकी लंबाई जो हो गया अलग टाइप से हो गया, और चौड़ाई क्या हो गया, मैंने कि बड़ा हो गया। मतलब देखिए आयताकार नहीं है, इसको आयत तो बना सकते हैं ना, आयत तो बन सकता है, क्योंकि अलग अलग मैंने इसकी जो लंबाई चौड़ाई है अलग अलग है, इसलिए यह आयताकार है। तो सवाल भी आ सकता है कि बिहार की आकृति कैसी है, तो बिहार की आकृति दोस्तों आयताकार है। क्लियर। अब यहाँ पर समझिए कि आप लोग आसानी से याद रख सकते हैं इसकी जो, यानी है ना, कि जो उत्तर से दक्षिण की तरफ जो लंबाई है वो 345 किलोमीटर है, और पूरब से पश्चिम की तरफ 483 किलोमीटर इसकी लंबाई है। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए
कि जनसंख्या के दृष्टि से देखते हैं तो यह पूरे भारतवर्ष में 13वां नंबर पर आता है। ठीक है, पहले क्षेत्रफल में बहुत ज़्यादा था, लेकिन झारखंड एवं उड़ीसा के अलग होने के बाद इसकी जो वास्तविक जो ढांचा हो गई वह छोटे हो गए, और जो खनिज संपदा वाले जो इलाका थे वह झारखंड में चला गया, जो दक्षिण के इलाका में था। क्लियर। अब देखिए इसके बाद कि यह पूरे भारत में पूरे क्षेत्रफल का 2.86% स्थान धारण करता है। इसकी जो भूभाग है वह पूरे भारत में 100% में से 2.86% स्थान धारण करता है। जब इसके बात करते हैं क्षेत्रफल की तो यह 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है, यानी वर्ग किलोमीटर है। और नहीं होगा तो इसमें क्या करेंगे, दोनों में लंबाई चौड़ाई में मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। अगर आपके पास सवाल दे दी जाए कि इसकी क्षेत्रफल कितनी है, नहीं याद होगा तो दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आंसर आपको आ जाएगा। क्लियर। देखिए इसके बाद मैंने इसके स्वरूप के बारे में जान लिया। देखिए इसके बाद देखिए कि अगर हम लोग बात करते हैं जो बिहार है, तो बिहार में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है दोस्तों, तो पश्चिमी चंपारण। क्लियर। मैंने पश्चिमी चंपारण यानी एरिया के हिसाब से बिहार की सबसे बड़ी जिला का नाम है पश्चिमी चंपारण। सबसे छोटा जिला का नाम है शिवहर। यह बीपीएससी में पीटी में आसानी से आपको नंबर दिला सकते हैं। क्लियर। अब देखिए जनसंख्या में देखिएगा तो सबसे बड़ा जो आपको जिला होगा वह कौन सा होगा, पटना होगा। ठीक है। तो एक और भी सवाल आता है कि जो पटना है वह क्या है, देखिए जो पटना है, ठीक है, वह किस नदी के तट पर अवस्थित है, तो यह गंगा नदी के तट पर दोस्तों अवस्थित है। क्लियर। अब देखिए कि सबसे छोटा जो आपको जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जो जिला है वह क्या है, तो शेखपुरा है। ठीक है। और हम लोग का जो दोस्तों गोपालगंज आता है वह मध्य में शामिल किया गया है। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए कि बात अगर हम लोग करते हैं कि बिहार में प्रमंडल की, तो देखिए बिहार में जो प्रमंडल होता है एज ए एसडीएम के जो पद पर होते हैं, जो बीपीएससी लेवल के सबसे हाई प्रोफाइल जो पद होते हैं, ठीक है, वह क्या होते हैं, तो वह प्रमंडल अधिकारी यानी एसडीएम कहलाते हैं। क्लियर। देखिए तो यहाँ पर नहीं सॉरी देखिए यानी जो प्रमंडल होगा वह कितने 9 है। एसडीएम यह नहीं होते हैं, वह अनुमंडल पदाधिकारी कहलाते हैं। देखिए तो यह जो प्रमंडल है तो वह 9 है। ठीक है। अगर हम लोग बात करें, ठीक है, कि जो वह आपका जो प्रमंडल होगा तो वह कौन कौन सा प्रमंडल होगा, देखिए तो पहला जो होगा वह सारण प्रमंडल होगा, यानी सारण में सिवान, गोपालगंज और छपरा 3 जिले को शामिल किया गया। क्लियर। देखिए तो आसानी से आप लोग इसको दिखा सकते हैं मानचित्र में कि यह कहाँ पे अवस्थित है। देखिए इसके बाद भागलपुर दूसरा जो आपको प्रमंडल होगा दोस्तों वह क्या होगा, भागलपुर। तिरहुत होगा तीसरा। ठीक है। दरभंगा कोसी प्रमंडल। ठीक है। इसके अलावा गया, मगध और पूर्णिया प्रमंडल। क्लियर। यह 9 जो प्रमंडल होते हैं, ठीक है, मैंने 9 का नाम बोल दिया, फिर से देख लीजिए। सारण, भागलपुर, तिरहुत प्रमंडल, क्लियर, दरभंगा प्रमंडल, कोसी प्रमंडल, पूर्णिया, मगध और गया। क्लियर। 9 मैंने नाम आपके सामने बोल दिया। अब देखिए जिले जो होते हैं वो कितने हैं, 38 है। जिले की संख्या कितना है दोस्तों, 38 है। क्लियर। अनुमंडल जो है, अनुमंडल यानी बीपीएससी लेवल के जो हाई प्रोफाइल जो जॉब होता है वह एसडीएम एज ए एसडीएम पद पर होते हैं। तो जो अनुमंडल हैं वह कितने हैं, तो 101 हैं। जैसे गोपालगंज में अनुमंडलों की संख्या कितनी है, तो 2 है। ठीक है। एक हथुआ और दूसरा कौन सी, तो गोपालगंज। क्लियर। देखिए अब यहाँ पे कि जो प्रखंड है दोस्तों, तो प्रखंडों की संख्या कितना है, 534 है। क्लियर। तो 534 हुआ। इसके अलावा आपसे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं कि विधान परिषद जो है वह कितने हैं, तो वह आपकी 75 यानी 75 विधान परिषद होते हैं। क्लियर। अब देखिए है ना, इसके अलावा लोकसभा की सीटों की संख्या, जो प्रधानमंत्री का चुनाव होते हैं उनमें जो सीटों की संख्या होती है वह कितने होते हैं, 40 होते हैं। ठीक है। और इसके जो सदस्य होते हैं वह संसद कहलाते हैं लोकसभा के, और राज्यसभा के क्या कहलाते हैं, तो वह आपको विधायक कहलाते हैं। क्लियर। देखिए अब विधानसभा की सीटों की बात करें तो 243 हैं। ठीक है। तो जिस पार्टी को 122 अगर मिल जाए तो उसे जीत घोषित कर दिए जाते हैं। क्लियर। तो अगर हम लोग इनकी प्रशासनिक जो है जो एरिया है उनको देखते हैं तो देखिए कि प्रमंडल कितने 9 है, जिले कितने 38 हैं, अनुमंडल एज
एसडीएम जो पद के लिए होते हैं बीपीएससी लेवल के वह 101 हैं, जो प्रखंड है वह कितने 534, विधान जो परिषद है वह कितने 75, ठीक है। लोकसभा सीट जो है कितने 40 है और विधानसभा सीट कितने 243। यह आपको आसानी से याद करना पड़ेगा, जो आपके लिए ऑब्जेक्टिव जो पीटी का एग्जाम होता है इसमें यह बहुत सारे काम आ जाते हैं। क्लियर। अब देखिए कि अगर हम लोग बात करें कि पहले जो था ना, कि जो पहले था वह राजकीय जो पशु था वह अलग अलग थे, ठीक है। राजकीय पशु या जितने भी राजकीय जो सामान थे वो अलग अलग थे, लेकिन नीतीश सरकार में ही उसको बदल दिया गया। जैसे देखिए कि राजकीय जो पशु का बात करें तो बैल को रखा गया, ठीक है। नीतीश सरकार के ही एज उनके गवर्नमेंट में क्या किया गया कि बदल दिया गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि बिहार के राजकीय पशु का क्या नाम है, तो बैल को शामिल किया गया, ठीक है। उसके बाद देखिए कि अगर मछली की बात करें तो मांगुर को शामिल किया गया, ठीक है। मांगुर आप लोग गांव में आसानी से नाम को सुने होंगे। देखिए अब देखिए जो पक्षी है गौरैया को शामिल किया गया। क्यों गौरैया को शामिल कर गया? क्योंकि नीतीश सरकार ने देखा और उनके जो भी अधिकारी थे देखे कि दिन प्रतिदिन गौरैया की कमी हो रही है, इसीलिए उनको राजकीय माने नए पक्षी के रूप में घोषित किया गया। इसके बाद देखिए कि जो वृक्ष है वो पीपल रखा गया। तो पीपल इसलिए रखा गया क्योंकि महात्मा बुद्ध को पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुआ था। एज ए पूरे वर्ल्ड में वो फेमस है, इसलिए रखा गया, ठीक है। और इसके अलावा देखिए कि जो पुष्प है, पुष्प, ठीक है, वह गेंदा का फूल रखा गया। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि जो पुष्प थे वह गेंदा का, ठीक है, वह क्या होगा, तो गेंदा का वह फूल होगा, ठीक है। अब देखिए एक बात जान जाइएगा, देखिए कि बिहार के जो बीचों बीच जो नदी गुजरती है तो वह क्या कहलाती है, यही यहाँ से जो नदी गुजरती है वह गंगा नदी है, ठीक है, गंगा नदी है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर हमने क्या किया, इस वीडियो में साधारण जानकारी के बारे में जानेंगे, ठीक है। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। और दोस्तों को बताना ना भूलें कि इस चैनल पर बिहार स्पेशल की सीरीज स्टार्ट हो चुका है। क्लियर। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।